दोस्तों, कैसे एक अफ्रीकी देश ने युद्ध से निकलने के बाद भारत से मदद की अपील की है और इस बार के बजट में ऐसा क्या होने वाला है कि आज पूरी दुनिया की नज़र भारत पर टिकी है और क्यों कनाडा अब भारत के साथ अपने रिश्तों को दोबारा सुधारना चाहता है। दोस्तों, आज की अपडेट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स पर शायद ही मिले, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि एरोस्पेस और डिफेंस में ग्लोबल हब बनने की तैयारी कर रहा है और इस तैयारी की असली परीक्षा अब आने वाले बजट 2026 में होने वाली है। दरअसल एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री का मानना है कि अगर इस बजट में टैक्स हर्डल्स हटाए गए तो भारत की एम्बिशंस कई गुना तेज हो सकती हैं और यही वजह है कि इस सेक्टर की नजरें पूरी तरह बजट 2026 पर टिकी हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक स्टेबल और फॉरवर्ड लुकिंग टैक्स रेजीम भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एविएशन ग्रोथ दोनों को जबरदस्त रफ्तार दे सकता है। खास तौर पर गिफ्ट सिटी में बने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को एक बड़े अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ एयरक्राफ्ट और इंजन लीजिंग तेजी से बढ़ रही है और यहीं पर एक अहम मांग सामने आती है। इंडस्ट्री चाहती है कि एयरक्राफ्ट के साथ साथ ट्रेनिंग सिम्युलेटर्स और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट को भी इनकम टैक्स बेनिफिट्स मिले। इससे ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और भारत एक ग्लोबल एविएशन हब बनने की ओर और आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ। फिलहाल एटीएफ जीएसटी के बाहर है, जिसकी वजह से एयरलाइंस को मल्टीपल टैक्सेस झेलने पड़ते हैं। इंडस्ट्री की मांग है कि एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। अगर ऐसा होता है तो एयरलाइन कॉस्ट्स घटेंगे, एयरफेयर्स कम होंगे, रूट्स बढ़ेंगे और टूरिज्म को सीधा फायदा मिलेगा। यानी एक पॉलिसी चेंज पूरे एविएशन इकोसिस्टम को बूस्ट दे सकता है। इसी तरह प्रीमियम इकोनॉमी सीट्स को लेकर भी जीएसटी स्ट्रक्चर पर सवाल उठ रहे हैं। इंडस्ट्री का कहना है कि प्रीमियम इकोनॉमी ना तो पूरी इकोनॉमी है ना बिजनेस क्लास, फिर भी 18% जीएसटी लगना तर्कसंगत नहीं है। इसे 5% जीएसटी स्लैब में लाने की मांग तेज हो रही है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या बजट 2026 भारत के एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगा? और क्या टैक्स रिफॉर्म्स भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना पाएंगे? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, जब कोई देश युद्ध के बाद खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ मदद नहीं, भरोसेमंद साझेदार ढूंढता है और आज अफ्रीका के एक अहम देश ने खुले मंच से कहा है, उस भरोसेमंद साझेदार का नाम भारत है। दरअसल सूडान के विदेश मंत्री मोहिउद्दीन सलीम अहमद इब्राहिम ने नई दिल्ली में खुले तौर पर भारत के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने यह बात इंडिया और अरब कंट्रीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मंच से कही और यहीं से उनके बयान की अहमियत सामने आती है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और सूडान के रिश्ते कोई नए नहीं हैं, बल्कि ये रिश्ते समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। उन्होंने माना कि लंबे समय तक चले युद्ध ने सूडान की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीर नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब सूडान पीछे मुड़कर नहीं, आगे देखकर बिल्ड बैक बेटर की नीति पर चल रहा है और इस रिकंस्ट्रक्शन में भारत को एक अहम पार्टनर माना जा रहा है। यहीं पर एक और बात सामने आती है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और सूडान दोनों ही इंग्लिश ओरिएंटेड देशों की श्रेणी में आते हैं और यही साझा आधार ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट पार्टनरशिप के लिए एक मजबूत नींव बनता है। इस भरोसे की वजह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि भारत की जमीनी मदद भी है। पिछले साल जब सूडान में संघर्ष शुरू हुआ तो भारत ने तुरंत 25 टन जरूरी दवाइयां आईएएफ के स्पेशल एयरक्राफ्ट से पोर्ट सूडान भेजीं। इस मदद को सूडान ने अपने सबसे कठिन समय में लाइफ सेविंग सपोर्ट बताया और अब इसी भरोसे के सहारे सूडान भारत के साथ आर्थिक रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाना चाहता है। यह पूरा घटनाक्रम एक बड़े डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है क्योंकि भारत शनिवार को इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग की मेजबानी करने जा रहा है। इस बैठक में अरब लीग के सभी 22 देश शामिल होंगे, यानी सूडान की ये अपील अकेली नहीं है। ये संकेत है कि अरब और अफ्रीकी देश भारत को एक स्टेबल इकोनॉमिक पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या भारत पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन में एक ग्लोबल पार्टनर बन सकता है
और क्या इंडिया अफ्रीका अरब कोऑपरेशन भविष्य की डिप्लोमेसी का नया मॉडल बनेगा? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार रिश्ते टूटते नहीं, बस ठंडे पड़ जाते हैं, और जब जरूरतें बदलती हैं तो वही रिश्ते नए आधार पर फिर से जुड़ने लगते हैं। आज भारत और कनाडा के रिश्तों के साथ कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। दरअसल इंडिया एनर्जी वीक 2026 के दौरान भारत और कनाडा के बीच एनर्जी कोऑपरेशन को लेकर काफी हलचल देखने को मिली। इसी दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने के मार्च 2026 में नई दिल्ली आने की जानकारी भी सामने आई, और यहीं से इस खबर की असली अहमियत शुरू होती है, क्योंकि इस दौरे के दौरान भारत और कनाडा के बीच 10 साल का यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट फाइनल हो सकता है। इस डील की कीमत $2 बिलियन से ज्यादा बताई जा रही है। ये यूरेनियम कनाडा की सस्कैचुआन माइंस से आएगा और भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजबूती देगा। इस समझौते से भारत अपने न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 2031 तक 22,000 मेगावाट से ज्यादा ले जाने की तैयारी में है। यानी ये डील सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी से सीधे जुड़ी हुई है। लेकिन कहानी सिर्फ यूरेनियम तक सीमित नहीं है। LNG, LPG, क्रूड ऑयल और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम और रेयर अर्थ्स पर भी बात आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में कनाडा के ऊर्जा मंत्री टिमोथी होडसन ने भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि कनाडा इंडिया एनर्जी डायलॉग 2023 के बाद लगभग ठप पड़ गया था। अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, इस रीसेट की वजह पूरी तरह प्रैक्टिकल है। भारत की एनर्जी डिमांड तेजी से बढ़ रही है और 2030 तक नेचुरल गैस को 15% एनर्जी मिक्स में लाना है। वहीं कनाडा रशिया पर निर्भरता कम करने के बाद नए मार्केट्स तलाश रहा है। यानी जरूरत दोनों की है। भारत को रिलायबल एनर्जी पार्टनर्स चाहिए और कनाडा को एशिया में मजबूत फुटहोल्ड। इसी बीच ट्रेड टॉक्स भी तेज हो गई हैं। इंडिया कनाडा सीपा एग्रीमेंट पर बातचीत फिर से शुरू हो चुकी है। भारत के कनाडा में हाई कमिश्नर दिनेश पटनायक के मुताबिक ये समझौता 1 साल में पूरा हो सकता है। अब सवाल आपसे, क्या एनर्जी पार्टनरशिप भारत कनाडा रिश्तों को वाकई नई दिशा दे पाएगी? और क्या ये रीसेट भविष्य में ट्रेड और टेक्नोलॉजी तक फैलेगा? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आज भारत सिर्फ किसी बैठक की मेजबानी नहीं कर रहा, बल्कि पूरे अरब जगत के साथ रिश्तों को एक नई दिशा देने की तैयारी कर रहा है। और इसी तैयारी की एक अहम कड़ी आज नई दिल्ली में देखने को मिली। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गीत से नई दिल्ली में एक गर्मजोशी भरी मुलाकात की है। ये मुलाकात दूसरी इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग से ठीक पहले हुई है, और यहीं से इस खबर की अहमियत और बढ़ जाती है। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस बातचीत में भारत और अरब देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब भारत अरब दुनिया के साथ अपने रिश्तों को मल्टी डायमेंशनल बनाने में जुटा है। एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और रीजनल स्टेबिलिटी जैसे मुद्दे इस बातचीत के केंद्र में रहे। अब यहीं से अगला बड़ा पड़ाव आता है। शनिवार को नई दिल्ली में इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग आयोजित होने जा रही है। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात मिलकर करेंगे। इस बैठक में अरब लीग के सभी 22 सदस्य देशों की भागीदारी होगी। यानी मंत्री स्तर के प्रतिनिधि और सीनियर अधिकारी सब एक मंच पर होंगे। खास बात यह है कि यह बैठक भारत में पहली बार हो रही है और यह संवाद करीब 1 दशक बाद फिर से शुरू किया जा रहा है। इससे पहले 2016 में बहरीन में पहली बैठक हुई थी। उस बैठक में इकोनॉमी, एनर्जी, एजुकेशन, मीडिया और कल्चर को प्राथमिक क्षेत्र बनाया गया था। अब दूसरी बैठक में इन क्षेत्रों को और आगे बढ़ाने की तैयारी है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या इंडिया अरब डायलॉग भारत को मिडिल ईस्ट में और मजबूत भूमिका देगा? और क्या यह बैठक ट्रेड, एनर्जी और जियोपॉलिटिक्स में नए मौके खोलेगी? तो दोस्तों, आज की खबरें एक ही बात साफ करती हैं। भारत अब सिर्फ मौके का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद मौके बनाता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यही बदलाव भारत को ग्लोबल डिप्लोमेसी का बड़ा खिलाड़ी बना रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।